बजट से जुड़ी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है, और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किस तरह से विकसित होते राष्ट्र की चर्चा की राष्ट्रपति महोदय ने अपने इस अभिभाषण में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में, और साथ ही साथ गठबंधन में की बात करेंगे जिसमें रार बढ़ती जा रही है। सीटों के लिए तकरार साफ तौर पर देखी जा रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो केरल की बात हो, और चाहे पश्चिम बंगाल की। उसके अलावा बात करेंगे सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है, और बात पश्चिम बंगाल के सियासत की भी होगी जहां एनआरसी और सीएए पर सियासत जारी है। इसको लेकर होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति ने कहा, बीता वर्ष भारत के लिए रहा ऐतिहासिक और उपलब्धियों से भरा। दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था बना भारत। 1 दशक में लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग आए गरीबी से बाहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 वर्षों में सरकार द्वारा राष्ट्रहित में लिए गए बड़े फैसलों का किया जिक्र। कहा, सरकार ने राम मंदिर बनाकर सदियों का इंतजार खत्म किया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 भी बना इतिहास। अंतरिम बजट से पहले अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी खबर। आईएमएफ ने भारत को 2024 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। 2023-24 में भारत की विकास दर 6.7% रहने का जताया अनुमान। झारखंड में जारी है हलचल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी कर रही है सवाल जवाब। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने केजरीवाल पर लगाया सोरेन को दिल्ली से भागने में मदद करने का आरोप। विधायक दल की बैठक में सीएम पद को लेकर घर से ही उठे विरोधी स्वर। और इंडिया अलायंस में जारी है घमासान। सपा ने जारी की 16 प्रत्याशियों की सूची, परिवार को दी तरजीह। कांग्रेस ने कहा, मंजूर नहीं एक तरफा लिस्ट। वहीं सीपीएम ने कहा, केरल के अलावा सभी राज्यों में अलायंस के साथ रहेंगे। तो टीएमसी ने कांग्रेस पर फिर बोला हमला। कहा, सिर्फ चुनावों में दिखती है, कांग्रेस को नहीं है गठबंधन में दिलचस्पी। और अल्पसंख्यक वोटों को रिझाने में जुटी ममता बनर्जी का राहुल गांधी की न्याय यात्रा वाले इलाकों का दौरा। कहा, पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होने देंगे एनआरसी और सीएए। और इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण की। विकसित होते राष्ट्र की चर्चा की राष्ट्रपति महोदया ने अपने इस अभिभाषण में क्या कुछ खास रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र 2024 की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि 17वीं लोकसभा में कई ऐतिहासिक विधेयकों को संसद से पारित कर कानून बनाया गया है और यह अभूतपूर्व रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत तेजी से विकसित होने वाला देश बना है और जन विश्वास कानून के जरिए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। बीते दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर में जमकर निवेश हुआ है और आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसका सपना कभी भारतीय देखते थे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार नारी शक्ति के सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है और उसकी एक तस्वीर हमें इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में देखने को मिली है। पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि के कारण विश्व में भारत की बढ़ती साख है। अंडमान और लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है तो अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा के 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने सबसे तेजी से बढ़ती देश की अर्थव्यवस्था, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण, अनुच्छेद 370 हटने और मिशन चंद्रयान की विस्तार से चर्चा की।
राष्ट्रपति ने नारी शक्ति अधिनियम और 3 तलाक कानून का उल्लेख करते हुए महिला सशक्तिकरण पर सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद 2 फरवरी से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होगी। पीएम मोदी 7 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित किया और कहा कि बीते दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर में जमकर निवेश हुआ है और आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसका सपना सभी भारतीय कभी देखा करते थे। पिछले 10 वर्षों के दौरान गांवों में 4.25 लाख किलोमीटर नई सड़कें बने हुए हैं। नेशनल हाईवे की लंबाई 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,44,000 किलोमीटर हुई है। 4 लेन नेशनल हाईवे की लंबाई 2.5 गुना बढ़ी है। हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 500 किलोमीटर थी जो आज 4,000 किलोमीटर है। एयरपोर्ट की संख्या 74 से 2 गुना बढ़कर 149 हो चुकी है। देश के बड़े बंदरगाह पर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुना हो गई है। ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 14 गुना बढ़ोतरी हुई है। देश को लगभग 2 लाख गांव पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी खुले हैं जो रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं। देश में 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन भी बढ़ाई गई है। 1 नेशन 1 पावर ग्रिड से बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ है। 1 नेशन 1 गैस ग्रिड से गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। सिर्फ 5 शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा आज 20 शहरों में है। कोई भी राष्ट्र तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब वो पुराने चुनौतियों का पूरा परास्त करते हुए अपने ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाए। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सोच हो चुका है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ऋषि, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि इस जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है इसका क्या महत्व है, ये भी आप हमारे दर्शकों को साझा करें और उसके साथ ही साथ कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिन पर खास तौर पर चर्चा की राष्ट्रपति महोदय ने और जो आज जिसको कहना चाहिए कि सभी चर्चाओं का केंद्र है। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को आज राष्ट्रपति ने संबोधित किया और इसके साथ ही उनके अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र 2024 की शुरुआत हो गई है। 1 फरवरी को यह बजट पेश किया जाएगा और 2 फरवरी से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा होनी है उसकी शुरुआत होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि 7 तारीख को यानी 7 फरवरी को प्रधानमंत्री इस चर्चा का जवाब दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर बेहद महत्वपूर्ण रही है राष्ट्रपति का ये अभिभाषण और इस पर जो चर्चा होगी उस पर जो पक्ष और विपक्ष हैं वो दोनों अपनी अपनी बातें रखेंगे। फिलहाल इस चर्चा के साथ में ही राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत तेजी से विकसित होने वाला देश बन गया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने अर्थव्यवस्था की चर्चा की, उन्होंने नारी शक्ति की बात की, उन्होंने कहा कि किस तरह से जो नारी शक्ति अधिनियम है वो लेकर आया गया है, साथ ही साथ 3 तलाक पर उन्होंने चर्चा की और भी तमाम विषय रहे जिस पर उन्होंने चर्चा की। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं। ऋषि, किस तरह से महत्वपूर्ण रहा है राष्ट्रपति का अभिभाषण? देखिए निखिल, जहाँ तक राष्ट्रपति के अभिभाषण को अगर हम उसके देखें सार के रूप में तो राष्ट्रपति का अभिभाषण एक गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण में अब तक जो प्रयास हुए हैं ख़ासतौर से 10 साल के अंतर्गत उसका लेखा जोखा उन्होंने अपने अभिभाषण के दौरान रखे हैं। उन्होंने जहाँ एक और विज्ञान तकनीकी और स्पेस टेक्नोलॉजी और रक्षा से संबंधित जो अनुसंधान है उन सब चीज़ों का जिक्र किया,
तो हमें इस बात का भी जिक्र किया कि देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, इन सब में किस तरीके से अभिवृद्धि हुई है और इससे जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को तेज़ी से आगे ले जा सकते हैं और ले जाने में सफल हो रहे हैं, उस दिशा में हम कितने आगे अब तक बढ़ चुके हैं। यानी कि जो विकसित राष्ट्र होने की जो संकल्पना आज हम अमृतकाल में कर रहे हैं या जिसकी जिक्र सरकार ने की है, उसको फलीभूत होते हुए देखते हुए उन्होंने कहा है कि ये काम अब संभव हो पा रहा है। तो दूसरी ओर उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि कैसे हम अपनी आस्था और मूल्यों को जो सशक्त करते हुए कैसे हम अपने आप को, अपने जो हमारे भारतीय परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे देश में जिसमें कि हम अपनी कार्य क्षमता और स्वावलंबन के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, उस राष्ट्र के रूप में उनका ये अभिभाषण देखा जा सकता है। उन्होंने एक और इस अभिभाषण के दौरान अयोध्या का जिक्र किया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे हम जो हमारा मिशन चंद्रयान था वो सफल रहा। तो ये जो बातें रहीं, चाहे वो कृषि में विकास की बात हो और जो किसानों की अर्थव्यवस्था को वृद्धि की ओर ले जाने की ओर बात हो, इन सब चीज़ों को उन्होंने रेखांकित किया। तो कुल मिलाकर उनका भाषण एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने की जो संकल्पना है उसको बताता हुआ दिख रहा है। जी ऋषि, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, कैसे बढ़ेगा बजट सत्र आगे, किस तरह की जो कार्रवाई है वो आगे कैसे बढ़नी है? देखिए, हम जानते हैं कि सरकार का ये आखिरी सत्र है और बजट सत्र है, एक अंतरिम बजट के रूप में यहाँ पर बजट को रखा जाएगा, जिसमें कि हमने अभिभाषण तो आज देख ही लिया। अब इस अभिभाषण पर चर्चा होगी और इस चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री देंगे। दूसरी ओर जो बजट है, जो अंतरिम बजट है, जो कि चुनावों तक, यानी कि जो सरकार का गठन नहीं हो जाता, एक समय सीमा तक के लिए ही उस बजट को यहाँ पर रखा जाएगा और इस बजट के माध्यम से एक नई दिशा किस तरीके से सरकार आने वाले समय में रखना चाहती है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, इस बजट में वो भी दिखाई दे सकती हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कृषि को लेकर काफ़ी खबरें हैं कि उस दिशा में ख़ासतौर से जो ग्रामीण इलाकों में या गांव के लिए जो बजट है उसमें वृद्धि हो सकती है, या जो कॉमन मैन है उसके लिए कुछ राहत हो सकती है। तो ऐसे तमाम प्रयास हैं जो कि इस बजट के दौरान किए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं सरकार के द्वारा। और जो संकल्पना विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने वाली है, उसको लेकर भी कुछ आधारभूत संरचनाओं को लेकर जो प्रयास होने हैं बजट में, उसको भी इस बजट में शामिल किया जा सकता है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण है ये बजट सत्र। जिस तरह से आपने कहा कि अंतरिम बजट पेश होना है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और अब बात करेंगे इंडी गठबंधन की, जिसमें रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इंडी गठबंधन में रार है, सीटों के लिए मची हुई तकरार है। और क्यों मची है तकरार? क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है वो साफ तौर पर खुलकर कांग्रेस के सामने खड़े हुए हैं और सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इंडिया गठबंधन में रार बढ़ी है। अभी यात्रा यूपी पहुंच भी नहीं पाई है, लेकिन अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट जारी करके कांग्रेस को झटका दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान के बीच पश्चिम बंगाल और पंजाब में तकरार बढ़ी है, तो सूत्रधार नीतीश कुमार ने गठबंधन से ही किनारा कर लिया है। उधर समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करके गठबंधन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज दोनों दलों के बीच सहमति बन सकती है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सपा की लिस्ट एक तरफा है, ये लिस्ट गठबंधन की नहीं हो सकती। 16 प्रत्याशियों का नाम आगे करके सपा ने कांग्रेस की तैयारियों पर सवाल उठा दिया है। जानकार मानते हैं कि अखिलेश ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश का जवाब उत्तर प्रदेश में दिया है। सपा की लिस्ट में दोनों सीटों पर कांग्रेस ने कम से कम 2 सीटों पर कांग्रेस ने पहले ही दावा ठोक रखा था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश ने परिवारवाद की आलोचना को दरकिनार करते हुए परिवार के 3 लोगों को टिकट दिया है। कुछ और मजबूत सीटें परिवार की झोली में जा सकती हैं। तो ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में कांग्रेस कहां है, वो सिर्फ चुनावों में ही शोर करती है और बीजेपी से मुकाबला सिर्फ टीएमसी ही कर सकती है। ममता का आक्रोश कांग्रेस पार्टी पर लेफ्ट को लेकर है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी को लेफ्ट पार्टियों का साथ मिला है, तो ममता ने साथ छोड़ दिया। ममता बनर्जी का आरोप है कि कांग्रेस और राहुल गांधी सीताराम येचुरी की सलाह पर काम करते हैं।
ममता कहती हैं कि राहुल गांधी सीताराम येचुरी की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन सीपीएम केरल में कांग्रेस का कोई साथ नहीं चाहती है। ठीक वैसे ही जैसे इंडी गठबंधन चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में चट्टानी एकता तो दिखाई उसने, लेकिन पंजाब में रास्ता अलग अलग है। लोकसभा चुनाव के 100 दिन से भी कम रह गए हैं, लेकिन कांग्रेस का ध्यान सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। जाहिर है गठबंधन में असंतोष है कि कांग्रेस सिर्फ अपने नेता राहुल गांधी का हित देखती है। तो इंडी गठबंधन में किस तरह की रार मची है? सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन पर कहा कि हम कह रहे हैं वो नाम ठीक नहीं है, अब हालात आप देख सकते हैं। आइए सुनते हैं। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। और हम आप सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे सबके हित में, और आप लोगों का भी नमन करते हैं, याद रखें। ये कुछ कहना था नीतीश कुमार का। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं राजनीति के लिए कम आती हूं, लेकिन सब दल ऐसे हैं जो चुनाव के समय कोयल की तरह कुहू कुहू करना शुरू कर देते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। আজকে এই জেলা থেকে আমি কিন্তু রাজনীতি করার জন্য কম আসি, ভোটের সময় আসি, কিন্তু অনেক দল আছে ইলেকশন আসলেই কোকিলের মতো কুহু কুহু করে ডাক দিতে শুরু করে, দেবার বেলায় নেই, আর তৃণমূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার জন্য আছে। আমি তাদের ধিক্কার জানাই এবং বিজেপির সাথে আমাদের যে লড়াই চলবে, আমরা একাই লড়ব। বিজেপিকে কেউ যদি ভারতবর্ষে পরাস্ত করতে পারে সেটা তৃণমূল কংগ্রেস করতে পারে, আর কেউ করতে পারে না মা মাটি মানুষের সরকার। दरअसल क्या कहा ममता बनर्जी ने, ये भी एक बार बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में कम आती हूं, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो चुनाव के समय कोयल की तरह कुहू कुहू करना शुरू कर देते हैं। भाजपा के साथ हमारी लड़ाई चलेगी, हम अकेले ही लड़ेंगे। भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो वो तृणमूल कांग्रेस है। तो क्या कुछ कांग्रेस पर किस तरह से उन्होंने हमला किया, ये समझने की बात है। और क्या कुछ कहा कांग्रेस के अविनाश पांडे ने, आइए ये भी सुन लेते हैं। मुझे तो थोड़ा सा कामना जी शक होता है कि ये जो लिस्ट है वाकई में समाजवादी ने, मुझे नहीं लगता कि होगी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या विरोधी दल की कोई साजिश दिखती है जहाँ पर इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। क्योंकि लिस्ट की घोषणा करना, लिस्ट इस प्रकार से नामों की घोषणा करना, कोई ऐसा समझौता हुआ ही नहीं है, जो मैं इस पर सिरे से नकारता हूँ। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जुड़े हुए हैं इस पूरी चर्चा में, और साथ ही साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। उनसे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले विनोद मिश्रा जी आपके पास आना चाहेंगे और इस बात को समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा गठबंधन है, दरअसल आप देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह से रार मची हुई है। कांग्रेस कह रही है कि ये तो ऐसा लगता है कि बीजेपी या विरोधी दल की साजिश है, और दूसरी तरफ आपने लेफ्ट की भी बात सुनी, केरल की बात सुनी, पश्चिम बंगाल की बात सुनी, बिहार की बात सुनी। बचा आखिर क्या? ये तो एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फेल हो चुका है गठबंधन, अगर कहा जाए तो गलत नहीं है। निखिल, मैं आपकी रिपोर्ट पे आता हूं। अभी आपने जो कांग्रेस नेता अविनाश पांडे का बाइट सुनाया है, क्या अब कांग्रेस के नेता को ये शक है कि अखिलेश यादव ने जो 16 लिस्ट, ये पहली लिस्ट में जो 16 कैंडिडेट का नाम दिया है, उसमें उनको एक साजिश लगती है और वो बीजेपी की साजिश लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि गठबंधन इनका है, इंडिया गठबंधन के जो इम्पोर्टेंट है, कम से कम अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का भी आपने सुनाया है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये जो लोग हैं वो कभी राजनीति में सीरियस होते नहीं हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो कू करने लगते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों की ये चीज़ें जो साफ साफ दिखाती है कि किस तरह से ये फ्रस्ट्रेशन में है। कि कल कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये बात कह रहे थे उड़ीसा के जनसभा में, और वो कह रहे थे कि अगर ये चुनाव में अगर आप मोदी को ही वोट देंगे तो इसके बाद आप चुनाव नहीं देखेंगे। तो वो जो इस तरह के जो भ्रम डाल रहे हैं वो इसलिए डाल रहे हैं कि इनकी तैयारी जमीन पे कुछ नहीं है जी, और इनकी तैयारी कुछ नहीं है। तो इस तरह के अविनाश पांडे जैसे जो नेता है वो इस तरह का जब भ्रम फैलाते हैं तो कम से कम उनको देखना चाहिए कि जमीन की हालत ये है कि आज भारत जोड़ो यात्रा बंगाल में मालदा में है और राहुल गांधी की उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी पे पथरा हुआ है। तो कल ये कहेंगे कि टीएमसी ने तो कल उनके यात्रा को परमिशन भी नहीं दी थी रैली करने की राहुल गांधी की, और आज उनके गाड़ी पे पथराव हुआ है। तो ये गठबंधन का आप हाल एक तरह से देख सकते हैं और उनके इस चरित्र को देख सकते हैं कि लोग किस तरह से एक दूसरे को एक तरह से वही डिफीट कर रहे हैं, कम से कम अभी चुनावी सभा में। बाद में इलेक्शन में उतरने की बात तो अभी काफ़ी दूर है, लेकिन 100 दिन बाकी है जनरल इलेक्शन में होने में, और इस इलेक्शन की तैयारी को लेके जब सीट शेयरिंग पे ये घमासान है तो आप जरूरी आपका सवाल दुरुस्त है कि फिर ये इंडिया गठबंधन है कहाँ। अखिलेश यादव ने एक तरह से जो पहली लिस्ट जारी करके एक तरह से कांग्रेस के वो टेस्ट लेने की कोशिश की है। कांग्रेस की तरफ से आज ये कहा जा रहा है कि सपा के बीच में उनकी आज बातचीत है दिल्ली में, और हो सकता है कि सीट शेयरिंग पे उनको 2-4 सीटें और मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अखिलेश अपने मन से लिस्ट जारी करते हैं और कांग्रेस की कोई सहमति उसमें नहीं है, तो ये बात का अखिलेश बता रहे हैं कि आपका कम से कम उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। जैसा अखिलेश को उन्होंने मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में जवाब दिया था, ठीक वैसा ही जवाब अभी लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश ये जवाब कांग्रेस को दे रहे हैं। निखिल जी जी जी, विजय कौशिक से इसका जवाब ले लेते हैं। विजय कौशिक जी, आपने सुना कि आपके ही नेता अविनाश पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऐसा लगता है कि बीजेपी या विरोधी दल की साजिश है, या ये सीधे तौर पे कहा जाए ये अखिलेश यादव पर उन्होंने बीजेपी से के साथ मिले होने की बात कह दी कहीं ना कहीं। तो आप किस तरह से गठबंधन में हैं, केरल से लेकर के पंजाब तक, पंजाब से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक, कहीं भी साथ बैठ नहीं रहा है, तो क्या रिविजिट करेंगे? अकेले लड़ने की तो नहीं सोच रहे फिर? निखिल भाई, अगर कोई साथ नहीं भी होगा, लड़ना तो तब भी है ना। कांग्रेस का सीधा एजेंडा है चुनाव तो हमें लड़ना है, पूरे देश भर में लड़ना है। कोई साथ हो तो भी मिलकर लड़ेंगे। तो ऐलान ही करवा दीजिए इसका फिर। तो नहीं, ऐलान की जरूरत इसलिए नहीं है कि मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी ना अपने दोस्तों को पहचान पा रही, ना दुश्मनों को। जो दोस्त हैं वो सीबीआई ईडी के दबाव में कब दुश्मन बन रहे हैं ये हमें पता ही नहीं चल पा रहा। और जो हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी पर आरोप लग रहा है कि सीताराम येचुरी से सलाह लेकर सारे काम करते हैं, तो पूरी कांग्रेस जानती है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी सीताराम येचुरी की सलाह से काम करेगी उस दिन पार्टी का अपने आप बंटाधार हो जाएगा। तो सीताराम येचुरी की सलाह पर क्यों चलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश जी अपनी ताकत यूपी में दिखाना चाह रहे हैं, दिखाएं, किसने रोका उनको। लेकिन कांग्रेस की अपनी एक ताकत है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। आज नहीं तो कल अखिलेश यादव भी हमारी शरण में होंगे, तब कहाँ जाएंगे। अब जहां तक भाजपा से मिली भगत की बात है, तो एक तरफ तो भाजपा उन्हें गाली देती है, उनके पिता को राम भक्तों का दुश्मन बताती थी, हत्यारा बताती थी, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाला बताती थी, और मरणोपरांत उनको सम्मानित करती है पद्मश्री से। तो बहुत से ऐसे मामले हैं, चाहे बहन मायावती का मामला हो, सीबीआई ईडी की जांच के नाम पर किस तरह से उन्हें एक तोता बना दिया गया है कि वो वही बोलती है जो बीजेपी चाहती है। इसी तरीके से भाषा ममता बनर्जी की दिखाई दे रही है। ये वो ममता बनर्जी तो नहीं है जो कहती थी कि मैं ऐसा लड्डू खिलाऊंगी पत्थर का बनाकर के मोदी जी का दांत टूट जाएगा, भाजपा का दांत टूट जाएगा। तो आपको लगता है ममता बनर्जी डर गई हैं बीजेपी से, इस वजह से वो कांग्रेस का साथ नहीं दे रही? आप ये कहना चाह रहे हैं? 101%। अच्छा, क्योंकि ममता बनर्जी क्या कोई भी छोटे से छोटा दल ये समझता है कि कांग्रेस का वजूद इतना हल्का नहीं है कि वो किसी प्रदेश में चुनाव ही न लड़े और गठबंधन में क्षेत्रीय दलों के लिए सारी सीटें छोड़ दे। भाई क्यों छोड़ दे सारी सीटें? जो हमारा राइट है, अगर हमें वो मान सम्मान नहीं मिला, ठीक है, तो इस गठबंधन में आप अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि क्षेत्रीय दल अपना जो शेयर है वो छोड़ना नहीं चाहते, उसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे जगहों पर, राजस्थान में आपने अपना शेयर जो है विधानसभा चुनावों में नहीं छोड़ा था, और तभी अखिलेश यादव ने कहा था कि लोकसभा चुनाव आने दीजिए, तब हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में मिलिएगा, और शायद वो वही दिखा रहे हैं। स्पष्ट कर दूं जी, नहीं वो कोई नहीं, राजनीति में समय बदलते देर नहीं लगती, उनको भी जवाब मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ
जब क्षेत्रीय दल अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है स्टेट में, तो उस स्टेट में कांग्रेस पार्टी अपना हक क्यों छोड़ दे? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। ठीक है, तो यानी कि अभी आपकी जो रार है वो जिसको कहना चाहिए कि गठबंधन अभी बैठ नहीं पा रहा है। फिलहाल एसएन सिंह, आपके पास आते हैं इस सवाल के साथ में जो विजय कौशिक जी कर रहे हैं कि जो उनके सहयोगी हैं वो कहीं ना कहीं उनको डरा रही है सरकार सीबीआई और ईडी के दम पे, इस वजह से वो साथ छोड़ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरे गठबंधन को और इस डर को इनके? देखिए ममता जी ने भी क्या कहा, मैं उसको एक कविता के माध्यम से बताऊंगा। ममता जी ने कहा, स्वार्थ के सब सगे बिन स्वार्थ नहीं कोई, पाले सुग्गा सारिका काग न पाले कोई। अगर विजय कौशिक जी को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम तो यही कहेंगे कि जो राम और रामेश्वरम को काल्पनिक कहता है, जो अयोध्या को डेंगू और मलेरिया, हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया कहता है, जब वो अशुभ यात्रा निकालेगा तो उसका परिणाम दिखने लगेगा। और परिणाम भी कैसा कैसा, वो यात्रा भी पश्चिम बंगाल नहीं पहुंच रही है कि टीएमसी कह रही है कि आपकी कोई हैसियत नहीं, कोई जमीन नहीं, हम आपके साथ क्यों चुनाव मिलकर लड़े, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो यात्रा अभी बिहार नहीं पहुंच रही है कि वहां पे जो इनके एलाइज थे, जो सबको एकत्रित करने का कार्य किए, उन्होंने कहा अरे भैया सूखते पेड़ और डूबते नाव पे कौन रहता है, उससे किनारा करिए, हम जिसके साथ थे पहले उसके साथ चले जाएं। वो यात्रा अभी उत्तर प्रदेश पहुंची नहीं कि जो अखिलेश यादव जी कहते थे मन बुद्धि चिरकुटिया पता नहीं क्या क्या, वो कहने लगे कि 1-1:30 बजे रात तक आप इंतजार कराए, 4 बजे तक हम इंतजार कराएंगे। और हम कहते नहीं, अखिलेश यादव जी ने कहा हम करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी करी है कि भाई आपका पंजाब में तो 2019 में ही जनाधार समाप्त हो गया, हम आपको क्यों दें। संजय राउत जी कह रहे हैं महाराष्ट्र में तो आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, आप हीरो किस बात के बन रहे हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह नीतीश जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि हम लोगों में एक चर्चा हुई थी कि हम लोग मिलकर कैसे चुनाव लड़ेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस को लगा कि नहीं, हमारे जो राजकुमार हैं उनको राजा कैसे बनाया जाए, तो राजा बनाने के लिए उन्होंने कहा अच्छा 5 राज्यों के परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद हम सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ जाते हैं, उसके बाद भी वो अन्याय यात्रा, अशुभ यात्रा पर निकल जाते हैं। जब कोई किसी से बात ही नहीं करेगा तो अहंकार का कार्य आप करेंगे तो कौन किसको मानता। अब चौथी बात पे आ जाइए, सबसे बड़ी बात है विश्वास और अविश्वास की। भाई विश्वास हो भी तो कैसे, टीएमसी और लेफ्ट में खूनी खेल सब लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार से उसका उदय होता है। यहाँ आरजेडी और जेडीयू की लड़ाई किसने नहीं देखा था। समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि हम कांग्रेस के पुर तक कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि वो लोग विदेशी मूल के हैं, जब सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात थी। तो मुझे लगता है कि तेल और पानी का मेल कभी हो ही नहीं सकता। तो ये जो गांठ वाला घमंडिया गठबंधन था, भ्रष्टाचार का गठबंधन था, जब ये अशुभ यात्रा निकला और जब राहुल जी के अहंकार की आहुति उसमें दी गई, तो मुझे उसी दिन सब लोग जान गए कि कोई गठबंधन नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पूरे भारत में जाकर बता रही है, देश में नहीं देखे होंगे कि कोई ऐसी सरकार हो जो जाकर क्या कार्य 10 साल में की हो, ये बताने का कार्य करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाके जनता को बता रही है हमने 4 करोड़ आवास देने का कार्य किया, हमने बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का कार्य किया। पुनः अगर हमारी सरकार बनेगी तो जैसे हम गारंटी देते थे 3 तलाक पर कानून ले आने का, 370 समाप्त करने का, राम जन्मभूमि बनाने का, इसी तरह हम भारत को विकसित बनाएंगे, ऐसा संकल्प लीजिए। ये संकल्प मोदी जी के साथ लीजिए, क्योंकि मोदी जी गारंटी को पूरा करते हैं। तो मुझे लगता है कि देश विकास के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, मोदी जी के साथ। ठीक है, ठीक है। विजय कौशिक जी, जिस कम्युनिकेशन गैप की बात हो रही है लगातार, आपको लगता है कि कोई कम्युनिकेशन गैप है या कांग्रेस एक डूबती नाव है जिस पे क्षेत्रीय दल अब सवार नहीं होना चाहते? उनको शुरू में तो लग रहा था कि गठबंधन करेंगे, मिलकर शायद मोदी जी के खिलाफ कुछ लड़ाई कर सकेंगे। जिस विकास की फहरिस्त अभी गिनाई है एसएन सिंह ने, उसका सामना करने के लिए एकजुट होने की जरूरत थी, लेकिन एकजुट हो नहीं पा रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जब गठबंधन की बात चली थी तो हमने मना किया था। हमने पार्टी के नेताओं से कहा था कि भी अब तक का रिकॉर्ड यही कहता है कि जब जब हमने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है उसमें कांग्रेस ने हमेशा नुकसान उठाया है। हमें अपने दम पर पूरे देश भर में लड़ाई लड़नी चाहिए, वरना राहुल गांधी जी की इन यात्राओं का क्या औचित्य रह जाएगा कि अगर इसके बावजूद भी हमें क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करना पड़े। वही हुआ। अगर नहीं माने, केवल सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ लोग राहुल गांधी जी को गुमराह करके
या मल्लिकार्जुन तो जी आप को स्वीकार कर रहे हैं कि ये गुमराह कांग्रेस नेतृत्व की एक गलती थी, सीधे तौर पर राहुल गांधी को लोगों ने गुमराह कर दिया? निश्चित तौर पर जी, इसमें शक वाली बात क्या है? आप एक बात बताइए कि इससे अभी तो गठबंधन मतलब कोई रूप ले भी नहीं पाया था, उससे पहले ही नुकसान होना शुरू हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? जो राहुल गांधी जी ने जो मेहनत की थी इस गठबंधन की राजनीति ने उसको भी कहां लाकर खड़ा कर दिया है आज। आप ये देखिए ना। तो विजय कौशिक जी, आपको होना लगता है कि अब ये चाहिए था। वक्त आ गया जब ऐलान कर देना चाहिए कि एकला चलो की राह पर चलेंगे, भले ही चाहे संगठन में उतना दम ना दे पा रहे हो, लेकिन फिर भी लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, देखा जाएगा? इसमें दो चीज है। इसमें जरूरी नहीं है कि हमें कोई गठबंधन के नाम पर कोई 20 दल इकट्ठे करने या 40 दल इकट्ठे करने, जो हमारी विचारधारा से मैच करते हो, जो हमें बराबर का सम्मान देते हो अपने प्रदेश में, उनसे किया जा सकता है। अरे जब मोदी जी जो कहते थे एक अकेला सब पर भारी, उन्होंने भी 38 दलों के साथ गठबंधन की कर ली तैयारी। तो भाई वो तो एनडीए तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, 10 वर्ष पहले से, या बल्कि उसको कहा जाए कि वो तो शुरू से चल रहा है। इस तरह से यूपीए और एनडीए देखिए दोनों चल रहे थे ना, बिल्कुल चल रहे थे, मैं मान रहा हूँ। लेकिन मैंने क्या कहा कि नीतीश जी आए हमारे पास गठबंधन का प्रस्ताव लेकर, हम क्यों दूसरे के हिसाब से गठबंधन हमें करना चाहिए था? हमें उसी दिन सावधान हो जाना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, मैं विनोद जी के पास आऊंगा। विनोद जी बहुत साफगोई से विजय कौशिक जी कहते हैं कि राहुल गांधी को लोगों ने गुमराह कर दिया और ये एक गलत फैसला था कांग्रेस नेतृत्व का। अब आप कमेंट्स करें इस पर। देखिए निखिल, जो ये विजय कौशिक जी बोल रहे हैं वो कम से कम आप ये जान सकते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विजय जी आज के नहीं हैं, बिल्कुल ये कार्यकर्ता की आवाज, बरसों पुराना ये कार्यकर्ता की आवाज है। लेकिन दिक्कत ये है कि विजय जी के पार्टी में कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है। विजय जी को ही मैं बता रहा हूँ, जो ये बात अभी सीताराम येचुरी की बात जब आपने अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे तो वो उसको खारिज करते हुए दिख रहे थे। विजय जी आज तक 22 तारीख से शुरू हुआ जो राम मंदिर में रामलला विराजमान के दर्शन का, वो आंकड़ा कम से कम 20 लाख से ऊपर पहुंच गया है। तो 20 लाख से ज्यादा वहां जो तीर्थयात्री हैं अभी तक रामलला के दर्शन कर गए हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अभी तक कोई नहीं गए वहां पे। और जिस बात को लेके आपको ये था, वो किसके दबाव में था? पहले दिन अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम के विराजमान के जो प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण पत्र को ठुकराया था, वो वामपंथी पार्टी थी। और उसके अगले दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जवाब आता है, गोलमोल जवाब आता है कि हमें ये नहीं जाना चाहिए, ये बीजेपी का फंक्शन है, आरएसएस का फंक्शन है। तो आप जब ये बात कह रहे हैं कि इसमें सीधे आप ये बात मान लीजिए कि अगर आपकी पार्टी में कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है, कार्यकर्ताओं के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो ममता बनर्जी आपको क्यों बंगाल में सीट देने जाए? क्यों अखिलेश इस बात की परवाह करे कि आप उस पर वहाँ जिस सीटों की आप मांग कर रहे थे, अभी आप 16 सीट का देख लीजिए। इसमें कांग्रेस की कम से कम 3 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस लगातार जीतती रही है और वो सीटें पे सपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। तो आपको एक तरह से उसने मैसेज दिया है कि भाई वो अपने परिवार के लिए 3 सीट, सबसे पहले उन्होंने 3 जो सुरक्षित सीट उसको मान लीजिए, उसमें अपने परिवार के लोगों की जगह दी। बाकी जो सीट आपकी थी, जो कांग्रेस की थी, जिसमें वो पारंपरिक सीट कांग्रेस की मानी जाती थी, जिसमें आपका दावा है, वो सीटें भी उसने सपा में दूसरे कैंडिडेट को उन्होंने दे दिया। तो अब ये बात वो मान ले रहे हैं कि आपकी कार्यकर्ता का जो एक संवाद लीडरशिप से है वो नहीं है। तो जब कार्यकर्ता नहीं है तो फिर वो किस तरह से वो ऑर्गेनाइज करे? बिहार में भी आप ये देख लीजिए। तो इसलिए जब सीट शेयरिंग का मामला आया था, तो मैं विजय जी को याद दिला दूं, तो अखिलेश यादव ने खुद इस बात को कही थी कि आप जिस कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं वो कैंडिडेट के मरे हुए 10 साल हो गए, तो आप उस कैंडिडेट का नाम लेके अभी ये सीट शेयरिंग में बता रहे हैं कि इस सीट पे हमारा ये कैंडिडेट लड़ेगा। तो ये बात तय है कि कांग्रेस में जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये लोग जो यात्रा के बहाने राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग करना चाह रहे हैं, वो चाहे उनको 14 स्टेट में घुमा दें, लेकिन उनका मकसद सिर्फ ये है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान उन इलाकों से गुजरे जो जिस पे वोट बैंक का दावा सपा करती है, जिस पे टीएमसी करती है, जिस पे आरजेडी करती है, वो इनको लगता है कि ये इंक्रोचमेंट है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि रीजनल पार्टी इतना मुखर हुई है और वो इस बात के लिए पहले से सीट शेयरिंग के पहले घोषणा कर रही है अपने लिस्ट का। ठीक है, एसएन सिंह, आपसे समझना चाहेंगे, आपको लगता है कि राह आसान हो गई है लोकसभा चुनावों में? जिस तरह से इंडी गठबंधन 7 महीने पहले खड़ा हुआ था और लड़ने की एक कोशिश की थी, वो बिखर गया। पहले से आप लोग कह रहे थे कि एक अकेला मोदी सब पर भारी,
लेकिन अब वो राह और आसान होती दिख रही है क्योंकि एकजुट होता दिख नहीं रहा विपक्ष। देखिए राह तब आसान हो जाता है जब आप ऐसा कार्य करते हैं, जब आप ऐसी गारंटी बनते हैं जो जनता चाहती है। और कहावत भी है, ये कई साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर मोदी जी के नेतृत्व में विकास को साधा जाता है, राष्ट्रीय विकास, धार्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास, तो निश्चित तौर पे अच्छी बात है। इसको सब लोगों ने कहा। आज देश की अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था हो जा रही है। आज 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकल के आ जा रहे हैं। आज 120 देशों को रक्षा आयुध निर्यात किया जा रहा है। आज कोरोना कालखंड में भी बहुत सारे 120 देशों को भारतीय निर्मित जो वैक्सीन है उससे मदद पहुंचाने का कार्य की जा रही है। आज हम बड़े बड़े डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले देश हो गए हैं। तो जब हम विकास के कार्य करते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं, और मैं तो एक सबसे बड़ी बात कहूंगा कि जब देश आजाद होता है तो एक व्यक्ति की मूल आवश्यकता क्या होती है कि उसके पास आवास हो, उसमें प्रकाश हो, और वो बीमार हो तो दवा हो। तीनों कार्य कौन करता है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं, मोदी जी करते हैं। कार्य तो हो जाना चाहिए। लेकिन पहले की जो सरकारें थी वो जाति, धर्म, मत, मजहब देखकर कार्य करती थी। वो कहती थी देश के संसाधनों पे एक का अधिकार। जब ये राह इसलिए आसान हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देश के संसाधनों पे सभी का अधिकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और जब हम ऐसे कार्यों को किए तो निश्चित तौर पे विकास के नाते, राष्ट्रवाद के नाते, 370 समाप्त करने के नाते, 3 तलाक पर कानून ले आने के नाते, महिला सशक्तिकरण पे कार्य करने के नाते, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करने के नाते, गरीब कल्याण की योजना चलाने के नाते ये रास्ता आसान हो गया। चूंकि वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। आज जो है तपस्वी रूप में, योगी रूप में मोदी जी जो है वो देश की सेवा के लिए मिले हैं। तो इस नाते राह आसान है। देश की जनता कौन विजय कौशिक जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन इस सवाल के साथ में आएंगे कि आपने कहा संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आप जिस तरह से जो बात सामने निकल कर आ रही है, और दूसरी बात ये कि ऐसे नेता के हाथ में पार्टी का नेतृत्व देने की भी जरूरत है जिसको लोग गुमराह ना कर सकें। आपको लगता है ये वक्त आ गया है जब ऐसे लोगों के हाथ में नेतृत्व हो? आपने कहा राहुल गांधी को लोग गुमराह कर देते हैं, तो नेतृत्व भी बदलना चाहिए जिनके अंदर कुछ राजनीतिक समझ हो। देखिए, राहुल गांधी जी ने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी थी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष हैं, और चूंकि गांधी परिवार ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए कांग्रेस फैसले सारे गांधी परिवार ही लेता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब सुन तो लीजिए निखिल जी, मेन मुद्दा इस बात का नहीं है निर्णय कोई ले ना ले। मुद्दा इस बात का है कि आज भाजपा को हराना कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि भाजपा के जितने भी वादे हैं, जितनी भी योजनाएं, सब जुमले हैं। जमीनी लेवल पर उनकी कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत यह है कि भाजपा की कूटनीति के मुकाबले हमारी कूटनीति फेल है। हमने पार्टी नेतृत्व से कहा कि राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जाना चाहिए हमारे यहाँ से किसी न किसी को। अगर नहीं गए तो नुकसान किसका हुआ है? कार्यकर्ताओं का नुकसान हुआ। विजय कौशिक जी, मैं इस चर्चा को बंद करूंगा और इस आपको बधाई देने के साथ में कि कम से कम एक कार्यकर्ता के तौर पर आपका जो अपना समर्पण है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है, आप कह रहे हैं कि आपके राजनीतिक सूझबूझ की कमी है आपके नेतृत्व में, उनको लोग गुमराह कर देते हैं। उसके बावजूद आपका जो समर्पण है उसकी मैं जरूर प्रशंसा करूंगा, और एक बार फिर कभी इस विषय पर और चर्चा करेंगे। विजय कौशिक जी आपका शुक्रिया, एसएन सिंह जी आपका शुक्रिया, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर तो जिस अयोध्या की बात कही अभी विनोद मिश्रा ने कि वहां पर इतने दिनों में 20 लाख लोगों से ज्यादा लोग वहां पर दर्शन कर चुके हैं, उसी तरह से ज्ञानवापी को लेकर के भी एक खबर आ रही है। जिला प्रशासन ज्ञानवापी मामले में एक बड़ा फैसला आया है, और ये फैसला इसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। जो जिला अदालत में जो मामला चल रहा था उसके तहत ये कहा गया है कि हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है, और इसकी इजाज़त जो वाराणसी की अदालत है उसने दिया है। व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है, जिसके बाद जो हिंदू पक्ष है वो लगातार करता रहा है। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर पूजा पाठ की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है। ये इस वक्त की
जो बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर है, वो हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में एक बड़ा फैसला आया है कि जो हिंदू पक्ष है उसको व्यास जी में अब जो पूजा का अधिकार था, जिसकी बात उसने कही थी, वो उसको मिल गया है। आपकी स्क्रीन पर ये ब्रेकिंग खबर हम आपको बता रहे हैं। वादी शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास की याचिका पर मंगलवार को बहस पूरी हो गई थी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए पूजा अधिकार देने का निर्णय सुनाया। अदालत ने जिला प्रशासन को 7 दिन के भीतर पूजा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने को कहा है। हिंदू पक्ष ने अदालत के फैसले को बड़ी जीत बताया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह फैसला उतना ही ऐतिहासिक है जितना 1966 में अयोध्या में ताला खोलने का निर्णय लिया गया था। तो यह एक बड़ा फैसला वाराणसी की जिला अदालत से आया है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार ज्ञानवापी मंदिर में होगा। ज्ञानवापी जिसको मस्जिद का नाम दिया जा रहा था, कहा ज्ञानवापी की जो इमारत है उसमें पूजा करने का मंदिर में अधिकार होगा। और साथ ही साथ ये कहा गया कि 7 दिन के भीतर जो जिला प्रशासन है वो इस बात का इंतजाम करे कि पूजा जो हिंदू पक्ष है वो निर्बाध तरीके से, निर्विघ्न तरीके से कर सके। तो कुल मिलाकर वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी मामले में, और साफ तौर पर कहा गया है व्यास जी तहखाने में मिला पूजा का अधिकार। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर पूरी व्यवस्था करने को कहा गया है। ये अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि लगातार चाहे वो एएसआई के सर्वे की बात रही हो और चाहे ये बात बताने की रही हो कि जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है जिसको ज्ञानवापी को जिसको मस्जिद बताया जा रहा था, उसको एएसआई सर्वे के तहत ये बार बार ये बताने की कोशिश की गई थी और ये कहा गया था हिंदू पक्ष ने कि इसमें जो है वो पहले हिंदू मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। ये बात साबित करने के लिए अदालत में मामला चल रहा है और हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया गया है। वादी शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास की याचिका पर मंगलवार को बहस पूरी हो गई थी। जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की याचिका उन्होंने स्वीकार की और पूजा का अधिकार देने का निर्णय सुनाया है। तो यह फैसला हिंदू पक्ष का कहना है कि उतना ही ऐतिहासिक है जितना 1986 में अयोध्या में ताला खोलने का निर्णय था। और यहां से अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। हरिकेश, क्या कुछ कहा गया है पूरे फैसले में, क्या कुछ याचिका में मांग की गई थी और क्या कुछ जो दलीलें थी वो दी गई थी, ये भी बताएं। देखिए निखिल, जैसा कि पहले तो आपने बताया कि जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि 1986 की तरह का ये फैसला है जो राम जन्मभूमि के संदर्भ में दिया गया, तो उसी तरह का ये फैसला चूंकि मैं काशी में ही हूँ और लगातार हम लोग ज्ञानवापी पे रिपोर्टिंग करते रहे हैं, आपसे चर्चा करते रहे हैं जी, कि जब 1992 की घटना घटी और इसकी ज्ञानवापी की सुरक्षा को देखते हुए बैरिकेड किया गया, तो पहले तो बांस बल्ली से बैरिकेड किया गया था, बाद में फिर ये स्टील के मोटे मोटे खंबे लगा के बैरिकेड कर दिया गया। तो उसके पहले तक जैसा लोग बताते हैं और जो महिलाएं गईं कोर्ट में जिनके कारण फिर से मामला खुला, वो मामला ही था श्रृंगार गौरी के दर्शन का। तो उसके पहले जब बैरिकेड नहीं हुआ था तो श्रृंगार गौरी का दर्शन प्रत्येक दिन जो भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते थे श्रद्धालु जो काशी में निवास करते हैं और प्रतिदिन जो दर्शन करते हैं, उन लोग को श्रृंगार गौरी दर्शन करने का दर्शन लाभ प्राप्त होता था, वो प्रत्येक दिन दर्शन करते थे। लेकिन जब बैरिकेड हुआ तब फिर नवरात्र अभी शारदीय ये रामनवमी वाला जो नवरात्र आता है जी, चतुर्थी वाले दिन पूरे साल भर में एक दिन दर्शन करने को मिलता है। अब ये इन महिलाओं ने चूंकि ये श्रद्धा भाव रखती हैं, श्रृंगार गौरी में दर्शन करने जाती है, इन लोगों ने इस मामले को उठाया जी, ठीक। और वो भी श्रृंगार गौरी, वो भी एक तहखाने में जो मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई है, जो आप एएसआई की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये बात कही है कि जो नीचे का खंड है वो एक प्राचीन मंदिर का है, उसको तोड़कर उसको पिलर बनाकर, जो उन्होंने साक्ष्य दिए हैं, जो हिंदू पक्ष ने, जो उनके वकील हैं अधिवक्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें बताई। और कई प्राचीन इतिहास के पुरातत्व विभाग के जो जानकार हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, उन कई विद्वानों से जो हम लोगों ने भी बात की, उन लोगों ने भी यही बताया कि जो भवन होते हैं, जो निर्माण की शैली होती है, उसके आधार पर हम अध्ययन करके बताते हैं कि यह किस कालखंड का रहा होगा।
तो उस आधार पर मैं आपको बताऊं, एक आश्चर्यजनक बात पता चली। जो प्रोफेसर अशोक सिंह हैं, प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर हैं, उन्होंने यहाँ से वाराणसी से 22 किलोमीटर की दूरी पर एक बभनियाव जगह है, वहां पे उन्होंने खुदाई कराई और उनका कहना था कि ये गुप्त काल का मंदिर हो सकता है, क्योंकि समय समय पर इसका पुनरुद्धार जीर्णोद्धार किया गया, तो इसलिए ये इतना पुराना मंदिर बाबा विश्वनाथ का हो सकता है, क्योंकि उस दौरान के जो राजा थे उन लोगों ने इस तरह के मंदिरों के निर्माण कराए थे। ठीक है, मामला वो बेहद महत्वपूर्ण, जी निश्चित तौर पर हरकेश, बहुत बहुत महत्वपूर्ण फैसला है ये जी। और शैलेंद्र पाठक का जो आप कह रहे थे, वो चूंकि ये बैरिकेडिंग के पहले वहां पे व्यास जी पूजा पाठ कराते रहते थे, और इस मामले को चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जिलाधिकारी उसको अपने कस्टडी में लें, कस्टोडियन बनाया है वो जो व्यास जी का था। ठीक है, निश्चित तौर पर। तो आइए हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय पर, आइए सुनते हैं। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशीनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी? 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर? जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है, और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। इसको कहा जा रहा है कि 1986 का जो अयोध्या में ताला खोलने का फैसला था, वो उससे इसकी तुलना की जा रही है कि ये एक इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट होगा, और जिस तरह से उस समय तत्कालीन सरकार ने जो पूजा पाठ पर रोक लगाई थी, आज उसको अदालत ने अपनी कलम से, अपने फैसले से उस जो हिंदू पक्ष है उसको पूजा पाठ के लिए अलाउ किया है, उसको इजाज़त दी है। और अब बात करेंगे सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह से इस पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है, ये भी समझने की जरूरत है। करोड़ों रुपए के सेना के कब्जे वाली जमीन के घोटाले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ जारी है। इससे पहले सीएम सोरेन दिल्ली से गायब होने के बाद रांची पहुंचे थे। 40 घंटे तक उनको ढूंढा जा रहा था। भ्रष्टाचार के मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के अंदेशे के बीच जेएमएम में प्लान बी की तैयारी तेज है। पत्नी कल्पना सोरेन के अलावा चंपई सोरेन के अगला सीएम बनने की चर्चा तेज है। जेएमएम के सदस्य इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि घोटाले और आरोप की लिस्ट सोरेन के खिलाफ काफ़ी लंबी है। ये फहरिस्त बहुत लंबी है घोटाले की और जो उनके ऊपर आरोपों की है। भूमि घोटाला, खनन घोटाला, मनरेगा घोटाला, कोल आवंटन घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, शराब घोटाला जैसे अन्य घोटाले हैं जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल तक झारखंड के मुख्यमंत्री कहां हैं इसकी जानकारी 40 घंटे तक नहीं मिल पाई, लेकिन वे सड़क मार्ग से रांची पहुंच गए। ईडी ने उनके दिल्ली घर से दस्तावेज के साथ 36 लाख रुपए भी बरामद किए हैं, लेकिन करोड़ों रुपए घोटाले के जेएमएम और कांग्रेस पार्टी उसको सिरे से खारिज करती है। ईडी ने रांची स्थित सेना के कब्जे वाली 5 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा किया था। ईडी ने इसका खुलासा किया था कि सेना की कब्जे वाली 5 एकड़ जमीन थी, उस पर कब्जा किया गया। इस मामले में अधिकारी सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबूतों के सत्यापन के लिए ही आज सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही है। इस प्रकरण में ईडी गिरफ्तारी के साथ 236 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है। 10 बार समन दिया जा चुका था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, लेकिन हेमंत सोरेन सवाल से बचने के लिए अब तक ईडी के 10 समन को इग्नोर कर चुके हैं। और आइए आपको सीधे लिए चलेंगे, बात करेंगे, हमारे संवाददाता इस पूरे विषय पर जुड़ रहे हैं। या इससे पहले आपको लिए चलेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के फाउंडेशन डे पर महिला बाल विकास मंत्री संबोधित कर रही है। प्रमुख बिंदु और प्रमुख दर्जा महिला और बच्चों को दिया। आज गृह मंत्री जी की उपस्थिति नहीं हो पाई, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में ही मैं महिला आयोग और महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से इस हिस्टोरिक चेंज के लिए उनका विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ।
ये कहना उचित होगा कि महिला आयोग ने, जैसा कि आज यहाँ पर हम सबको बतलाया गया, चाहे हेल्पलाइन के माध्यम से हो, चाहे डिजिटल साक्षरता के माध्यम से हो, चाहे महिला उद्यमी को सुदृढ़ करने का उनका प्रयास हो, भारत सरकार और विशेषतः प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में की गई विविध प्रयासों को धरा पर पहुंचाने में महिला आयोग ने अपना विशेष सहयोग और अपना विशेष योगदान दिया है। लेकिन जो आज इस पूरी यात्रा के एक अभिन्न अंग के माध्यम से योगदान दे रहे हैं, उनको अभिनंदन देने के साथ साथ उल्लेखित करना जरूरी है कि साल 2014 से पहले अगर हमारे राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास के पन्ने पलटकर कोई देखे तो कभी भी किसी महिला के मुख से ये स्वर सुनने को नहीं मिलेगा कि उसकी अपेक्षा है इस देश की राजनीति से, इस देश के राजनीतिक नेताओं से, कि उसके दिन की शुरुआत सम्मानजनक तरीके से हो। ये अपेक्षा अगर किसी ने पूरी की तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत घर बनाकर, शौचालय बनाकर, सम्मान सहित उनके दिन की शुरुआत करवाने का एक विशेष अभियान छेड़ा। कुछ लोगों को टॉयलेट कंस्ट्रक्शन एक इंफ्रा या सोशल सेक्टर का एक पॉलिसी इंटरवेंशन लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर महिला अधिकारों के संदर्भ में नैरेटिव की चर्चा की जाए तो राष्ट्र के इतिहास में पहली बार महिला का अधिकार पॉलिटिकल नैरेटिव में मेन स्ट्रीम करने का अगर किसी को यहाँ पर खिताब मिलना चाहिए तो वो निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए। इसके चलते आज मैं इच्छुक हूँ कि महिला आयोग विशेष रूप से हाल ही में जो सर्वे हुआ, जो महिला को अगर आप सुरक्षित भाव से उसके दिन की शुरुआत करने में मदद करें तो हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाने की वजह से सर्वे के माध्यम से ये अब ध्यान में आता है कि 90% अब घर ऐसे हैं जहां पर महिलाएं कहती हैं कि रोजमर्रा की इन्फेक्शन की चुनौतियां और रोजमर्रा की अगर कोई शारीरिक फिजिकल सिक्योरिटी की चुनौती है तो उससे निजात पाने के लिए उसका बहुत बड़ा माध्यम ये मात्र एक हाउस होल्ड इंडिविजुअल टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन रहा है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिला का उत्थान और महिला के उत्थान के माध्यम से राष्ट्र का उत्थान तभी संभव है जब राष्ट्र की आर्थिक इकाई में महिला की बराबरी की हिस्सेदारी हो। इसलिए आज जब हम सब महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को सुन रहे थे तब इस बात को सुनकर आनंदित थे कि अब तक भारत की तिजोरी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 32 लाख करोड़ रुपया हो पाया है, जिसमें से महिलाओं की भी भागीदारी रही है। 24 करोड़ से ज्यादा बैंक के खाते महिलाओं के खुले, जो 40 करोड़ से ज्यादा बैंक लोन्स मुद्रा योजना में दिए गए उसमें से 21 करोड़ लोन्स मात्र देश की महिलाओं को मिले हैं। ये भी सुनकर हम सबको आनंद होता है कि स्टैंड अप इंडिया जो योजना प्रधानमंत्री जी के शुभ हस्तों से राष्ट्र को समर्पित हुई, 40,000 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना में 80% लाभार्थी देश की महिलाएं हैं। ये सत्य है कि आज जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हैं तो हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार जेंडर इंक्लूजन फंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बनाने वाले हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हैं। इस 10 साल की यात्रा में 32% इजाफा हुआ है जब महिलाएं हमारी शिक्षा प्रणाली में और आगे बढ़ी हैं। और तो आप देख रहे थे राष्ट्रीय महिला आयोग के फाउंडेशन डे पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ शौचालय बनाकर के सरकार ने महिलाओं को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महिलाओं को दरअसल सम्मानित किया है।
और चलते हैं अपनी पहली खबर पर, जिसमें हमने आपको बताया कि ईडी की पूछताछ जारी है रांची में हेमंत सोरेन से। हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार इस वक्त बने हुए हमारे साथ रांची से। दिवाकर, बहुत हलचल है रांची में, झारखंड में सियासत किस तरह से चल रही है, पूछताछ भी चल रही है, साथ साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या जानकारी देंगे? देखिए निखिल, निश्चित तौर पर एक असमंजस की स्थिति भी झारखंड में बनी हुई है। जब लगातार अब हम लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री 40 घंटे तक नॉन ट्रेसेबल थे, उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सका था। उसके बाद कल वो जब रांची आते हैं तो उसके बाद जो एक बैठकों का, जो हम कह सकते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसको लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला कल चला। दिन भर बैठकें चली, रात में बैठकें चली, और उसके बाद एक तरीके से एकजुटता का प्रदर्शन भी किया गया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सारे लोग हैं। लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक खबर ये है कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनमें जैसे उनके जो छोटे भाई हैं और साथ ही साथ उनके बड़े भाई की जो पत्नी है, वो लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि अगर कल्पना सोरेन को आगे किया जाता है, हेमंत सोरेन की पत्नी को, तो वो उसका विरोध कर सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक खबर बीच में ये भी आ रही है कि ईडी की टीम जब आज यहाँ पर पहुंची थी तो उनके साथ सीआरपीएफ की टीम भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी, तो उन्हें गेट पर रोक दिया गया। और उसके बाद जो एक ये है कि कुछ लोगों ने है वो एफआईआर एक दर्ज कराया है ईडी के अगेंस्ट में कि वो मुख्यमंत्री को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इसको लेकर एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है। तो सारी तरह की जो खबरें हैं वो चल रही है और लगातार जो अटकलों का बाजार है वो भी झारखंड में काफी तेज है। और सीएम आवास के आसपास आप देख सकते हैं मेरे पीछे की किस तरह के से गतिविधियां हैं, और पुलिस चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती की गई है। और जो मुख्य बिल्डिंग्स, जो हम कह सकते हैं जो रिलेटेड बिल्डिंग्स, आज तीनों जो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सीएम आवास है, यहाँ पर तैनाती है, साथ ही साथ गवर्नर हाउस के पास तैनाती है, और ईडी का जो कार्यालय है वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से इन जो तीनों भवन है इसके चारदीवारी से 100 मीटर की दूरी पर जो है वो धारा 144 भी लगाई गई है, ताकि जो ये एक तरीके से जो सुबह से माहौल बन गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता रांची की ओर मूव कर गए हैं और वो पूरे रास्ते में एक तरीके से प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, ये सारी सियासत हम समझ गए, सारी सियासत समझ गए। एक बहुत संक्षेप में सवाल दीजिएगा कि जो परिवार के बीच में क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर झगड़े का अंदेशा है, ऐसा समझते हैं, आप देख रहे हैं? जी निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए कल जो दिन भर बैठकों का सिलसिला चला है सीएम आवास में, जिसमें जो महागठबंधन की जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस थी, आरजेडी थी, ये तमाम लोग वहां पे मौजूद थे। लेकिन और सारे लगातार ये परसों से ही कहा जा रहा था, सीएम आवास में परसों से ही सीएम की अनुपस्थिति में ही मीटिंग चल रही थी। उसके बावजूद जो हेमंत सोरेन के भाई हैं बसंत सोरेन, वो दुमका से विधायक है, वो नहीं पहुंचे, सीता सोरेन यहाँ नहीं पहुंची, तो उसके बाद तो ये कहीं ना कहीं शुभगाट तो है कि उनके मन में कल्पना सोरेन को लेकर एक संशय की स्थिति है और वो उन्हें अंतर मन से स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तो परिवार में लड़ाई कहीं ना कहीं सामने आ रही, सतह पर आ रही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए दिवाकर, रांची से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से ईडी की पूछताछ जारी है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, क्योंकि सोरेन को इस बात का अंदेशा है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो हेमंत सोरेन की अगर गिरफ्तारी होगी तो अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर के परिवार में झगड़ा शुरू हो चुका है। फिलहाल आज इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।